हिंदी साहित्य का आरंभिक काल, जिसे सर्वमान्य रूप से आदिकाल के रूप में अभिहित किया जाता है, यदि हम देखें तो भाषा और साहित्य की दृष्टि से यह कालखंड अत्यंत संपन्न था। हम आदिकाल की उपलब्धियों पर जरा विचार करें। हम यदि उसका सम्यक मूल्यांकन करें तो प्रतीत होता है कि विद्वानों ने प्रामाणिकता और भाषा के विवादों के बावजूद आदिकाल की साहित्यिक उपलब्धियों को मील का पत्थर निरूपित किया है। हम सब जानते हैं कि आदिकाल में हिंदी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई जनभाषा की तरफ अग्रसर हुई। समस्त आदिकाल में दो भाषाओं की समानांतर रचना प्रक्रिया चलती रही। अधिकांश विद्वान गंभीरतापूर्वक विचार करके दोनों भाषाओं के साहित्य को अलग अलग करने का प्रयास करते रहे, परंतु उसमें यथोचित सफलता नहीं मिल पाई। प्रतिफल यह हुआ कि कभी अपभ्रंश के नाम पर भी हिंदी का आरंभिक साहित्य छोड़ दिया गया है और कभी पुरानी हिंदी के नाम पर अपभ्रंश के परिवर्ती साहित्य को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में अध्ययन की दृष्टि से आदिकाल में अपभ्रंश को भी साथ लेकर चलना होगा, जिसे पुरानी हिंदी के रूप में बाद में हमने पहचाना, और उसके अतिरिक्त आदिकाल में भाषा का जो मूल स्वरूप था, धीरे धीरे वह साहित्यिक अपभ्रंश में ढला। इसे भी हमें गंभीरतापूर्वक जानना होगा और समझना होगा। ध्यान देने योग्य है कि आदिकाल में भाषा की यह प्रवृत्ति पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई थी, किंतु प्रयत्न लगातार चलते रहे और चमत्कार दिखाने की होड़ भी मची रही। धीरे धीरे हम देखते हैं कि हिंदी का वह रूप उभरा जो अंततः सांस्कृतिक भाषा में ढल गया। आदिकालीन हिंदी का संस्कृत और संस्कृति की ओर जाने वाला व्यापक जनभाषी स्वरूप वास्तव में संप्रेषणीय भी है और विचारणीय भी। आदिकाल जनजीवन की जिन अनुभूतियों से प्रकट हुआ था, उनमें पर्याप्त विविधता थी। वह एक भीड़ का सायास लिखा हुआ साहित्य नहीं है, बल्कि उसमें चेतना का और सचेतन प्रयत्न का सम्यक समावेश स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है कि आदिकालीन साहित्य में जीवन की विभिन्न समस्याओं और प्रवृत्तियों के विविध चित्र मिलते हैं। जो लोग मैदान से ही गंगा को गंगा मानते हैं, जिस पर्वत से वह निकली है उसे ऊबड़ खाबड़ भूमि समझकर छोड़ देना चाहते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि तब उनकी गंगा को जीवन कौन देगा। इसलिए इस उदाहरण से आदिकालीन साहित्य के महत्व को भी समझने का प्रयास ईमानदारी से करना चाहिए। आदिकालीन हिंदी साहित्य में धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक चरित्रों की भरमार दिखाई पड़ती है, जो भक्ति काल में रामचरितमानस और पद्मावत जैसे महाकाव्यों में नए रूपों में समृद्ध हुई। इसे ध्यान में रखते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि भक्ति काल की साहित्यिक पृष्ठभूमि के निर्माण में आदिकालीन साहित्य में समतुल्य रचना कर्म ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ साथ छंद प्रयोग की विविधता भी दिखाई पड़ती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छंद की दृष्टि से कुछ सीमाएं भी बनाई हैं, परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता
कि आदिकालीन साहित्य में छंद भी एक उल्लेखनीय तत्व है। आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की व्यंजना देखते ही बनती है। छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग को भी रेखांकित किया जा सकता है। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की अनेक रूढ़ियां भी देखने मिलती हैं जो इतिहास सम्मत रूप में हमारे सामने एक अतीत का दिग्दर्शन कराने में सक्षम हैं। काव्य रचना की अनेक शैलियां आदिकाल में विकसित हुई, जिनमें डिंगल व पिंगल को विशेष रूप से रेखांकित किया जा सकता है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था और कोमल भावों की अभिव्यंजना में पिंगल शैली प्रयुक्त होती थी। अतः हम कह सकते हैं आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग माना जा सकता है।